नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद कुमार सिंह। एक फौजी को हर मोड़ पर लड़ाई लड़नी पड़ती है, चाहे वो देश की सरहद हो या उसके गांव की सरहद। जब वो रिटायर होकर फौज से अपने गांव में जाता है तो उसे तमाम तरह की दिक्कतों से पार करना होता है। उसकी एक बड़ी मांग रही वन रैंक वन पेंशन की, उसके लिए भी उसे काफ़ी लड़ाई लड़नी पड़ी। इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे वन रैंक वन पेंशन क्या है और उसके लिए किस तरह से लड़ाई लड़ते हुए उसे अंजाम तक पहुँचाया गया। I'm happy to announce that government has accepted the principle of one rank, one pension for the defence forces. This decision will be implemented prospectively from the financial year 2014-15. The requirement for 2014-15 is estimated at rupees 500 crore and as an earnest of the UPA government's commitment, I propose to transfer the sum of rupees 500 crore to the defence pension account in the current financial year itself. भारत के पूर्व सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की मांग बेहद पुरानी है। यह मांग दरअसल उनके आत्मसम्मान से भी जुड़ी रही है। इसके लिए उन्होंने आंदोलन भी किया और राष्ट्रपति को अपने पदक तक वापस कर दिए। देश में पूर्व सैनिकों की संख्या आज 28 लाख है। इनके परिजनों को जोड़ लें तो कम से कम 1 करोड़ लोग इनसे जुड़े हैं। आइए आपको बताते हैं कि क्या है वन रैंक वन पेंशन और इसके लिए क्या प्रयास हुए। When we talk about one rank, one pension, all what it means is that two people who are retiring at the same rank and have done the same number of years of service should get the same pension. If a person is retiring as a lieutenant colonel after rendering 22 years of service, whether he retired before 2006 or after 2006, it doesn't matter, his pension should be same. अगर आज एक सूबेदार रिटायर होता है, उसकी पेंशन यदि 30,000 है और वही सूबेदार अगर 1970 में रिटायर हुआ है तो उसकी पेंशन केवल 5,000 होगी, 80 में रिटायर हो गया तो उसकी लगभग 10,000 होगी। तो ये बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। वन रैंक वन पेंशन का मतलब ये है आप किसी भी डेट में रिटायर हों, आपकी पेंशन उतनी ही रहनी चाहिए। देश में लंबे समय तक पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों के बारे में भरोसेमंद आंकड़े उपलब्ध नहीं रहे। सन 1990-91 में सेना में पेंशन पाने वालों की कुल संख्या 11 लाख आंकी गई थी। इनके विश्वसनीय आंकड़े एकत्र करने के लिए और रजिस्ट्रेशन के साथ पहचान पत्र जारी करने के लिए योजना सन 1992 में शुरू हुई, तो इनकी संख्या बढ़ के तब हुई 15,27,000। सन 2004 में 19,06,000 और अब 28 लाख हो गई है। लेकिन आज भी सरकार के पास उन पूर्व सैनिकों के ब्यौरे नहीं हैं जो पेंशन नहीं ले रहे हैं। ऐसे बहुत सी श्रेणियां हैं, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में भारतीयों को छोटी अवधि के लिए भर्ती किया गया था। युद्ध समाप्त हुआ तो बिना पेंशन के घर भेज दिया गया, लेकिन कुछ राज्यों ने इनको 100 रुपए प्रति माह पेंशन दी। कुछ एक जगह महज 5 रुपए महीने का जंगी इनाम इनको मिला, लेकिन बाकी की समस्या पहले के जैसी कायम रही। ये स्थायी समिति ने बहुत बार रिएक्शन दिया है और वो बहुत सारे रिकमेंडेशंस किए। मुझे लगता है सरकार के पास सब कुछ है, लेकिन इच्छा नहीं थी, इसलिए नहीं दिया था। अब मुझे लगता है अगर दे रहे तो हम देखेंगे, अगर ठीक है तो हम करेंगे। यूपीए 1 में 1 जनवरी 2006 से उन पूर्व सैनिकों की पेंशन बढ़ाने का फैसला लिया गया जो सन 1996 से पहले रिटायर हुए थे। इससे तीनों सेनाओं के अन्य रैंक को फायदा तो हुआ, लेकिन एक रैंक एक पेंशन की विषमता कायम रही। इसके लिए एक मंत्री समूह का गठन हुआ और 28 जून सन 2006 को सरकार ने एक रैंक एक पेंशन को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सन 2007 में इस मसले को अपने एजेंडे में लिया, लेकिन यह मसला कई मंत्रालयों के बीच उलझते हुए आगे बढ़ पाया। There is no comparison between apples and oranges. So the military people are quite different. Their service conditions are different. Their age of enrollments are different. Their age of retirements are different. Their service conditions are different. The nation's demands on them are different.
how it is that you can compare the civil services of the government of India and the military service. वित्त मंत्रालय के अधिकारी वन रैंक वन पेंशन पर सहमत नहीं थे। प्रधानमंत्री कार्यालय की सिफारिश पर जून 2009 में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी। इसने पूर्व सैनिकों और कमीशन ऑफिसरों के पेंशन लाभ देने के लिए कई उपाय सुझाए। सरकार ने इन उपायों को मान लिया, लेकिन 2 मंत्रालयों के अड़ंगे से बात अटकी रही तो प्रधानमंत्री के विशेष दखल पर नया रास्ता निकाला गया। जितना काम पिछले 10 साल में हुआ है यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान पेंशन की बढ़ोतरी में, इतनी पेंशन बढ़ोतरी आज तक कभी नहीं हुई। आज पूर्व सैनिक संतुष्ट हैं अपनी पेंशन से, लेकिन वो बात जो है उनको अच्छी नहीं लगती कि जो पुराना पेंशनर है उसको कम पेंशन मिल रही है और आज जो पेंशनर है वही रैंक का, उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है 5 से 10 हज़ार रुपये का। और जहाँ तक अफसर्स की बात है, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल्स की पेंशन में तो 15 से 20 हज़ार का अंतर था। सन 2011 में पहले संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति और फिर राज्यसभा की याचिका समिति ने वन रैंक वन पेंशन के पक्ष में जोरदार सिफारिश की। 25 दिसंबर सन 2012 को कैबिनेट ने वन रैंक वन पेंशन के तहत 2300 करोड़ रुपए की मंजूरी दी, लेकिन इससे पूर्व सैनिक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि पेंशन में असमानता एक हद तक दूर तो हुई, लेकिन विसंगति कायम रही। स्थायी समिति के सामने रक्षा मंत्रालय ने माना था कि इस पर अमल करने में सालाना 8000 से 9000 करोड़ रुपया खर्चा आएगा। समिति ने वित्त मंत्रालय की इस धारणा को भी गलत करार दिया कि इससे लागू करने से केंद्र और राज्य सरकारों के अर्धसैनिक कर्मचारी भी ऐसी मांगे करेंगे। बाद में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की इस मांग से सहमति जताते हुए उनको समर्थन दिया। इस तरह लंबी लड़ाई के बाद कहीं उनकी मांग पूरी हो सकी। भारतीय सेना यानी 12 लाख से अधिक अनुशासित सिपाहियों का ऐसा संगठन जिसे पूरी दुनिया इज्जत देती है, लेकिन सैनिक हमेशा सैनिक ही रहता है, चाहे वो वर्दी में हो या बिना वर्दी के, सरहद की जंग हो या बाढ़, सूखा, दंगा, भूकंप या सुनामी, या फिर अपने गांव में। जीवन के हर मोर्चे पर लड़ना पड़ता है। 17 साल की फौज की सेवा के बाद जब वो अपने गांव लौटता है तो उसकी उम्र महज 35 से 40 साल होती है। सारी दुनियादारी सामने होती है, जीवन की एक नई जंग शुरू होती है। मतलब कहने का यह है, फौजी की कोई खास सुनवाई नहीं है। जैसा फौजी आदमी काम करता है और रिटायर होके आता है, उतनी अच्छी सुनवाई नहीं है। और क्या पुलिस में कोई झूठी रिपोर्ट कर दे और ये नहीं कहेगी अरे ये फौजी है, इसको तो छोड़ो। फौजियों को सेना में जो अनुशासन और काम सिखाया जाता है, उसका उपयोग वह बाहरी दुनिया में कभी कभार कर पाता है। एक सैनिक की मानसिकता आम नागरिकों से अलग ही रहती है, तभी उसको नागरिक जीवन में स्थापित होने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वो घर लौटता है तो उसे विरासत में मिलता है खंडित परिवार, जवानी की दहलीज पर बढ़ रहे बच्चे, बूढ़े हो रहे माता पिता, खेतों पर कब्जा आदि। उसे फौज से जो पैसा मिलता है वो खर्चा होते देर नहीं लगती, और पेंशन भी इतनी कम कि जीवन पहाड़ सा बना रहता है। जैसे एक्समैन हो जाते हैं तो उनको सर्विस देना चाहिए, सर्विस नहीं देते हैं, कहीं जमीन वमीन के पट्टे हैं, जैसे हर जनों को दे देते हैं, औरों को दे देते हैं, इनको भी लागू थे पर किसी ने दिया नहीं आज तक किसी को भी। और सब समस्या कहीं भी जाओ, फौजी कहीं गिनती नहीं। खाली हाथ पूर्व फौजी को सम्मानित जीवन जीने की उम्मीद में नई नौकरी के लिए सैनिक कल्याण बोर्ड और दूसरे दफ्तरों के चक्कर काटता है। वहां अमूमन उसे मिलता है कागजों का पुलिंदा। उसे इतना दौड़ाया जाता है कि वह थक हार कर अपने हाल पर बैठ जाता है। रजिस्ट्रों में उसका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन बुलावा आता है तो लॉटरी निकलने जैसा ही होता है। 40 साल घर पे पेंशन आ घर हो गई मुझे, तो यहाँ कोई वेतन वृद्धि अभी तक हुई नहीं कुछ भी। भाई 10-8 रुपया मिल जाते, 6,500 रुपये मिल रहा है बस। अब हो पाए वो ये महंगाई लग के ये परेशानी है। और पैसे के बगैर कोई आजकल खाना भी नहीं खा सकता है। 4-6 रुपया में तो रोटी भी नहीं मिलती है। हमारे अधिकतर फौजी देहाती इलाकों से आते हैं
और रिटायर होने के बाद घर के आसपास ही रोजगार चाहते हैं, लेकिन ये मुमकिन नहीं होता। तभी जिला सैनिक बोर्डों में हजारों सैनिक रोजगार पाने की प्रतीक्षा में हैं। हालांकि उनकी निष्ठा और अनुशासन बेमिसाल है, लेकिन उसका कोई मूल्य नहीं। इसी नाते वे थक हार कर चौकीदार की हैसियत में कई जगह खुद को तैनात पाते हैं। देश में पूर्व सैनिकों की संख्या 28 लाख से अधिक है। सरकार ने इनके लिए तमाम इंतजाम किए, लेकिन इनको सबसे अधिक सालता रहा है वन रैंक वन पेंशन का ना होना। तमाम विभिन्नताएं रही हैं जिनको लेकर वो लगातार पिछले 3 दशकों से अपनी मांग उठाते रहे हैं। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इसकी एक और तस्वीर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट, और हम बात कर रहे हैं वन रैंक वन पेंशन की। वैसे तो देश में तमाम राज्य सरकारें दावा करती हैं कि सैनिक कल्याण के लिए उन्होंने बहुत अधिक धनराशि खर्च की है और लगातार काम कर रही हैं, लेकिन हम आपको आइए दिखाते हैं चंबल घाटी के एक ऐसे गांव की जहां घर घर में फौजी हैं, और इन्हीं में से एक था पान सिंह तोमर। हमारे फौजियों की वीरता और भारतीय सेना का अनुशासन दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन देश में जब फौजी गांव में आता है तो जीवन के मोर्चे पे उसे मात अपने ही लोग दे देते हैं। ऐसी ही मात चंबल घाटी में पान सिंह तोमर ने भी खाई थी। देश के तमाम हिस्सों में पुलिस और प्रशासन की मार भी हमारे कई पूर्व सैनिक झेल रहे हैं, और प्रशासन उनके प्रति संवेदनशील नहीं है। पूर्व फौजी पान सिंह तोमर पर हाल में जो फिल्म बनी, उसने काफी सुर्खियां बटोरी। सेना में सूबेदार रहे पान सिंह ने 1 दशक तक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, देश का नाम रोशन करते रहे। लेकिन जब वे दुनिया जीतकर मुरैना के पास अपने गांव की सरहद पर पहुंचे तो एक जमीन विवाद उनको उलझाने के लिए खड़ा था। न्याय के लिए पुलिस, प्रशासन और पंचायत तक वो गए, गाड़ी जहाज की तरह कौन चलाना जानता है, लेकिन किसी ने इस फौजी की मदद नहीं की। ना फौज का तमगा काम आया और ना स्वर्ण पदक। तंग आकर उन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, और जो व्यक्ति कुछ और करने को बना था वह चंबल के कुख्यात डाकू सरगना के रूप में जाना गया। उसका अंत हुआ सन 1981 में, जब वह पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। लेकिन वो पहले और आखिरी फौजी नहीं थे जो डाकू बने। तमाम फौजियों को न्याय के लिए हथियार उठाने पड़े, फिर भी आज भी चंबल में प्रशासन फौजियों के प्रति संवेदनशील नहीं है। चंबल घाटी का इलाका डाकुओं के लिए कुख्यात है, लेकिन यहाँ हर गांव में आपको शहीद स्मारक दिख जाएंगे, और हर गांव में 40-50 पूर्व फौजी भी। हाल में संसद की रक्षा संबंधी स्थायी समिति ने इनके योगदान की सराहना करते हुए चंबल रेजिमेंट बनाने की भी सिफारिश की। लेकिन यहाँ की जमीनी हकीकत क्या है और फौजियों की क्या दिक्कत है, आप इनकी जुबानी ही सुनकर आंक सकते हैं। फौजी कहीं गिनती नहीं, जैसे हम लोग हैं देश विदेश श्रीलंका तक लड़ाई वगैरह लग के आए, जब क्या लाभ था, कुछ भी नहीं। ना अभी कोई पेंशन की योजना ऐसी है, बहुत 7-8 हज़ार रुपये। 7-8 हज़ार रुपये तो क्या होता है गृहस्थी में, कुछ भी नहीं। जब लोन है, लोन के तुम तो पेंशन लेते हो, तुम्हारे लिए लोन मंजूर ही नहीं है। तो जैसे आम जनता को होता है तो हमको भी मिलना चाहिए सब लोन फोन। हमारा बंदूक का लाइसेंस है जो हमारा JNK का बना हुआ है, कारगिल का। तो 2005 में मैंने मुरैना कलेक्टर साहब को दिया हुआ लाइसेंस है मेरा। तो उस लाइसेंस में अभी बड़ी दिक्कत आती है, ये यहाँ पर रिन्यू नहीं कर रहे हैं। रिन्यू करने के लिए पहले बोला था NOC आ जाएगी, तो हमारी NOC आ गई है। अब NOC आने के बाद बोल रहे हैं कि तुम्हारा गृह विभाग से आएगा। तो हम गृह विभाग जम्मू के लिए भेजते हैं या इन्होंने भेजा है, तो हमारा तो लाइसेंस कारगिल का बना हुआ है, या कारगिल युद्ध में थे वहाँ का बना हुआ है। तो मेरे को अभी कारगिल यहाँ से कैसे जा सकता हूँ? अभी हम पेंशन आने के बाद इतनी हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, हवाई जहाज का भी कोई वो भी नहीं है, और सिविल बसें वहाँ पर चलती नहीं है। फौजी तबका को तो ये इनने बता दिया लाइसेंस के बारे में, वो रिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, तो वो रिन्यू अपने यहीं ज़िले में होना चाहिए। एक दूसरी, पहले जो है कैंटीन का सामान अम्बा पोरसा वो गाड़ी लेके आती थी ग्वालियर वाली, अब वो बंद है। अब ये गए ग्वालियर,
और ग्वालियर गए बनने के नहीं, अभी तो जो है स्टॉक टेकिंग हो रहा है महीने का, अभी नहीं, फिर आना। कभी जो ज़रूरी चीज़ हैं वो नहीं मिल पाती हैं। अब यहाँ से ग्वालियर का 100 रुपये किराया है और एक फौजी काम छोड़ के जाए एक बार 2 बार तो वैसे हरिया के बजेगा, रहने दे, चलो यहीं बाजार से ले लेंगे, उतनी 100 रुपये की प्रॉफिट है, 100 यहीं दे देंगे। एक दूसरा नैक भी जरा लड़ाई झगड़ा हो वो होगा तो फौजी को जिसके पास लाइसेंस होगा उसको सबसे पहले रिपोर्ट में लिखाया जाएगा। क्यों लिखाया जाएगा? इसका लाइसेंस जब्त हो जाए, इसका लाइसेंस निरस्त हो जाए, और नहीं पैसा तो देगा ही। ये फौजी की समस्या है। एक जो पूर्व फौजी हैं, माने जिनने पूरी सर्विस नहीं कर पाई, उनके लिए एक नियम निकला है कि 65 साल से ऊपर की उम्र तो उसको 30,000 का बेनिफिट है साल में। वो सोल्जर बोर्ड में ऐसे भले आदमी बैठे हैं ईमानदार कि पहले कहने लगेंगे 10,000 20,000, अरे तुम्हारा तो ये डिस्चार्ज सर्टिफिकेट ठीक नहीं है, इस पर बूंदें पड़ गई, सब फलान हो गया, ये हो गया वो हो गया, इस प्रकार की ये समस्याएं हैं सुलझ। अपनी जवानी देश की सीमाओं की रक्षा में बिता देने के बाद घर वापसी पर फौजी के हिस्से में आता है अभाव और गरीबी, लेकिन उससे भी अधिक पीड़ा उसे होती थी एक ही रैंक के बावजूद पेंशन की राशि कम मिलना। पीड़ा, अन्याय और अपमान से उसमें क्षोभ होता है और इसी नाते पूर्व सैनिकों के संगठन 3 दशक से एक रैंक एक पेंशन की मांग उठाते रहे हैं। ये डिमांड सबसे पहले 1982 में उठी पार्लियामेंट में, और हमारे 2 पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनके नाम मुझे याद हैं, केपी सिंह देव जो रक्षा राज्य मंत्री भी रहे, और लेट जनरल स्पैरो, राजेंद्र सिंह स्पैरो, महावीर चक्र एंड बार, ये 2 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे। कुछ और भी थे उनके साथ, लेकिन ये 2 नाम मुझे याद हैं जिन्होंने 1982 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी ये डिमांड उठाई गई। Nobody, no political party, no government can ever say that this is not a legitimate requirement, legitimate demand of the armed forces. Therefore, everybody is saying yes, yes, yes. Whether it is a political party or a B political party, they all put it in the manifesto as well, because they know it's a very, very important requirement of the defense services. देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जवानों को एक बहुत दिनों से और बहुत सालों से एक मांग रही है कि उनको 1 रैंक 1 पेंशन मिलना चाहिए। इसके लिए हमने आंदोलन किया, संसद में आवाज़ उठाया, संसद के बाहर भी उठाया, लेकिन 10 साल तक सरकार टालती रही विषय को। भारत में सन 1960 के दशक के शुरुआती वर्षों और बाद में सन 1971 में रक्षा सेनाओं का व्यापक विस्तार हुआ। इस नाते पूर्व सैनिकों की संख्या में धीरे धीरे बढ़ोतरी होती रही। सन 1987-88 में सालाना 50,000 के करीब सैनिक सेवानिवृत्त होते थे, जिनकी संख्या बढ़कर 70 से 75,000 सालाना तक हो गई है और उनकी तमाम दिक्कतों की मांग उठने लगी। सन 2004 में पहली बार यूपीए सरकार ने पूर्व सैनिकों के मसलों के हल के लिए पूर्व सैनिक कल्याण विभाग बनाया। रक्षा मंत्रालय के अधीन ये विभाग पूर्व सैनिकों की पेंशन, उनके आश्रितों के पुनर्वास तथा कल्याण के सभी पहलुओं के लिए जिम्मेदार है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि पहली बार इस दिशा में ठोस प्रयास हुआ। पहले भी एनडीए राज्य में अगस्त सन 1999 में तत्कालीन रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी। इसमें विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा घोषित कल्याण पैकेजों में एकरूपता लाने और समान कल्याण नीति बनाने की सिफारिश की गई, लेकिन ये सिफारिश जमीन पर उतर नहीं सकी। जो हमारे जेसीओ और अदर रैंक्स हैं वो तकरीबन 92.5% है। जितने भी पूर्व सैनिक हैं या आप सर्विंग सोल्जर्स भी कह लो, तो 92.5% जो है पॉपुलेशन वो होती है जेसीओज और अदर रैंक्स की, जिनको कहा जाता है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक। नो, पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक एक ऐसा फ्रेज़ है जो लोगों को पसंद नहीं है, तो अब हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन जो समस्या रहती है रीएम्प्लॉयमेंट की, वो ऑफिसर्स की भी होती है, जेसीओज अदर रैंक्स की होती है। वैसे तो देश में रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय सैनिक कल्याण बोर्ड लंबे समय से पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए नीतियां निर्धारित करता है।
इस बोर्ड में कई मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। देश में 32 राज्य सैनिक बोर्ड तथा 340 जिला सैनिक कल्याण बोर्ड पूर्व सैनिकों के कल्याण गतिविधियों की निगरानी करते हैं, लेकिन उनका खास कल्याण करने में सफल नहीं रहा है और अब भी सभी जिलों में सैनिक कल्याण बोर्ड नहीं बन सके हैं। एक रैंक एक पेंशन फौजियों की 3 दशक पुरानी मांग है। राजनीतिक दलों ने इसे अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल किया। सन 1989 में जनता दल ने इसे प्रमुखता से उठाया और बाद में सारे प्रमुख राजनीतिक दलों ने, लेकिन हकीकत में यह मुद्दा वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बना ही रहा। इसमें कुछ काम आगे बढ़ा तो वो भी यूपीए 2 में। वैसे 80 के दशक में पूर्व सैनिकों की समस्याओं को लेकर कई कमेटियां बनी, लेकिन नतीजा सिफर रहा। बात आगे बढ़ी तो लाल फीते ने जकड़ ली। इस नाते सन 1992-93 के बाद एक रैंक एक पेंशन की मांग जोर शोर से उठने लगी। एक कमेटी बनी लेकिन विषमता को दूर करने की जगह केवल एक बार की बढ़ोतरी हो गई। इसमें भी नीचे की श्रेणी को लाभ नहीं मिला और माहौल निराशाजनक ही बना रहा। अब जाके चुनाव के पूर्व संध्या पर वो कुछ घोषणा करते हैं, लेकिन ऐसी घोषणाएं 3 बार हो चुकी है। लेकिन हर बार जब घोषणा का पूरा जब आता है, विस्तार से जब देखते हैं तो हमें समझता है कि जो उनकी मांग है कि 1 रैंक 1 पेंशन, तो जो रैंक में था, यहाँ बाबू लोग जो बैठे हैं उनका इसको विरोध है और इसलिए ये लोग 1 रैंक 1 पेंशन नहीं होने देते। 5वें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक सेना कार्मिकों के पेंशन में जरूर कुछ बढ़ोतरी हुई। जो पूर्व सैनिक 1 जनवरी सन 1996 के बाद रिटायर हुए, उनकी पेंशन बढ़ाई गई, जिससे रक्षा पेंशन बजट 12,000 करोड़ रुपए का हो गया, जो उससे पहले 4,978 करोड़ रुपया ही था। लेकिन इससे पूर्व सैनिकों को संतोष नहीं हुआ, क्योंकि भेदभाव की नीति जारी थी। एक रैंक एक पेंशन की उनकी मांग यथावत रही। बाकी श्रेणियों को भी इसमें खास लाभ नहीं हुआ, जिसमें फिर से रोजगार प्राप्त पूर्व सैनिक, 2 पेंशन प्राप्त रिजर्विस्ट पेंशनर, नॉर्थ ईस्ट राज्यों के सैनिक, प्रादेशिक सेना, पाकिस्तान, म्यांमार और ब्रिटेन के पेंशनर, विकलांगता पेंशन प्राप्त और पारिवारिक पेंशन प्राप्त शामिल हैं। पूर्व सैनिकों में एक श्रेणी वो भी है जो पेंशन नहीं पाती। सेना में पेंशन के लिए अफसरों को 20 साल तथा नीचे के रैंक के लिए 15 साल की सेवा अपेक्षित होती है। जो इससे नीचे हैं उनको न्यूनतम पेंशन और लाभ नहीं मिलता। हाँ, कैंटीन से सामान की छूट जरूर मिलती है। वो सेना से लौट कर आता है व्यक्ति, देश के लिए लड़के आता है, मर के आता है, लेकिन उसको हिस्सा उसी अविकसित समाज का बनना पड़ता है। वो उसको अगर उसमें रहना है तो वो बदलने की जो प्रयास हैं वो बहुत कम होते हैं। अलबत्ता सारे पैमानों में फिट पूर्व सैनिकों को पेंशन और सीमांत लाभों के अलावा कई रियायतें मिलती हैं। इनमें शिक्षा और व्यावसायिक कॉलेजों में प्रवेश, आईआईटी में सीटें, सैनिक और मिलिट्री स्कूल में आरक्षण और कुछ दूसरी सुविधाएं। कई राज्य सरकारों ने भी इनके लिए योजनाएं चलाई हैं, लेकिन अभी भी उनके लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। एक पूर्व सैनिक जो है वो एक स्टेट में रहता है, वो किसी ज़िले में रहता है, गांव में रहता है, तो ज़्यादा जो है उसका रिहैबिलिटेशन, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की हो जाती है। देश में 28 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिसमें 4,70,000 विधवाएं हैं और युद्ध विधवाएं यानी वीर नारियां शामिल हैं। इनको 61 रक्षा पेंशन कार्यालयों और अन्य एजेंसियों के माध्यम से पेंशन मिलती है। चिकित्सा सुविधा भी पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए देश भर में उपलब्ध है, लेकिन इनको सबसे अधिक बेचैनी एक रैंक एक पेंशन की ही रही है। कुल मिलाकर अगर पूर्व सैनिकों की दिक्कतों को देखें तो अभी भी वो कई हैं और राज्य सरकारों को भी दिशा में बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक 1 रैंक 1 पेंशन का मसला है तो निश्चित तौर पर भारत सरकार ने एक मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। उसे जहाँ एक और संसद की स्थायी समिति, साथ ही साथ राज्यसभा की याचिका समिति का समर्थन मिला है, वहीं तमाम अन्य फोरमों से भी उसे सहयोग मिला है। इस एपिसोड में फ़िलहाल यहीं तक। आगे मिलेंगे किसी और खास एपिसोड के साथ। साथी विनीत दीक्षित के साथ मैं अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, दिल्ली।